हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ रहे आईआईटी जैम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। एंड हम पढ़ रहे हैं ऐसी केमिकल काइनेटिक्स। तो लास्ट क्लास जो हुई थी वो क्लास नंबर 3 थी एंड उसमें मैंने आपको रेट कांस्टेंट से रिलेटेड एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स एंड कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे जो आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब ये केमिकल काइनेटिक्स की क्लास नंबर 4 है, ठीक है। इसमें हम डिफरेंट ऑर्डर्स की काइनेटिक्स को डिस्कस करेंगे। उनके फॉर्मूले क्या है, उनके एग्जाम्पल क्या है, उनके ग्राफ क्या है। तो अलग अलग ऑर्डर के लिए, जैसे जीरो ऑर्डर के लिए सारे फार्मूले करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए करेंगे। उससे पहले जो लास्ट क्लास में मैंने करवाया था तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट जर्नल बता दिया था कि अगर आपको रेट कांस्टेंट निकालना है और किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट निकालना है तो उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, ये मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। एक छोटा सा एग्जांपल है, इस एग्जांपल को एक बार देख लेते हैं, ये भी काम आ जाता है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिर हमारा जो है आगे का कंसेप्ट। तो फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। फटाफट से आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। मैंने काफी अच्छे से समझा दिया है, ये कंसेप्ट आपको समझ में भी आ गए होंगे। हेलो सूर्या, का डाउट वाला क्वेश्चन अभी मैं बता दूंगा सूर्या उसको, ठीक है। जल्दी से जल्दी बता दूंगा मैं सूर्या, वो जो इलेक्ट्रो के डाउट्स है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जल्दी से जल्दी 1 या 2 दिन में आपके वो बता दूंगा, ठीक है। वो मैंने देखे नहीं है अभी ध्यान से, लेकिन बता देंगे उसे। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपसे बोला गया है डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड डीकंपोज एज फॉलोज। तो ये रिएक्शन दी है, इस रिएक्शन को मानना है। इन्होंने कहा है कि रेट ऑफ ये जो है वो इसके इक्वल आ रहा है, इसका जो रेट है वो इसके इक्वल आ रहा है और इसका ये रहा। तो कहा कि ड्राइव ऑन अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस, तो इनके बीच में क्या क्या रिलेशन होगी। तो मैंने आपको अभी जस्ट क्या बताया था कि अगर आपको के डैश, अगर आपको रिलेशन निकालनी तो क्या करो, जो के डैश है ये और इसका जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट उससे डिवाइड कर दो। तो रिएक्शन में आपको देखना पड़ेगा कि N2O5 का जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 1 है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे के डबल डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका के डबल डैश, और इसको डिवाइड करेंगे इसके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से जो कि आपका आ रहा है 2। एंड यहाँ पे देखेंगे के ट्रिपल डैश के, यहाँ पे 3 बार डैश लगा रखा है एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1/2। तो 1/2 ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 के डैश के 3 बार डैश। तो ये देखो, ये आपके पास रिलेशन आ जाएगी। तो ये मैंने आपको कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, क्या पहला ऑप्शन होगा नहीं, क्या दूसरा होगा नहीं, क्या तीसरा होगा नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था वो डी आना था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था वो डी आना था। चलिए भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल जरूर करवाना था। अब हम स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स, कि उसके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या ग्राफ होते हैं, कौन कौन सी रिएक्शन है जो कि जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स शो करती हैं, एंड ये कैसे सारी चीजें है, टी हाफ लाइफ क्या होता है, सब कुछ क्या होता है। तो जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स की अगर आप बात करोगे तो ये आपको पहले ही बता दिया गया है कि जो ऑर्डर है ना वो जीरो ऑर्डर है। और मैंने आपको बताया था जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट होता है ना वो रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है। मान लीजिए अब आपको यहाँ पे एक रिएक्शन गिवन होगी ए से बी आपको यहाँ पे रिएक्शन गिवन होगी। मैंने कहा था मैं ये बार बार इस पूरे चैप्टर में ऐसे लिखूंगा। अगर मैं t इज इक्वल टू 0 पे बात करूं तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट है, यहाँ पे ये 0 है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं t इज इक्वल टू टी पे तो ये आपका हो जाएगी ए नोट माइनस एक्स और ये हो जाएगी आपका x, ठीक है। अब हमें पता है अगर ये जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स है, अगर ये जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स है तो इसका जो रेट ला एक्सप्रेशन आप कैसे लिख सकते हैं कि जो आपका आर होगा यहाँ पे बेसिकली, तो वो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो आपका आर होगा रेट वो किसके इक्वल हो जाएगा, के रेट कांस्टेंट इनटू में ए की पावर 0 ना, इनटू में ए की पावर 0। अगर ये जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स है तो यहाँ पे जो रेट वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के इनटू में ए की पावर 0। तो क्या क्या यहां से ये बात लिखी जा सकती है कि जो आपका रेट है
वो किसके इक्वल होगा, रेट कांस्टेंट के इक्वल ही होगा। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको बताई भी थी कि जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट वही होती है जो कि आपका रेट की यूनिट होती है, और रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकंड, सेकंड की जगह मिनट आवर कुछ भी आ सकता है, वो बात नहीं है। इसका मतलब ये डिफिनेशन हम यहां से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स को डिफाइन करना चाह रहे हैं कि कैसे उसको आप डिफाइन कर सकते हैं, तो हम ऐसे ही करेंगे, रिएक्शन हुज रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन एंड टाइम आर नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे लिखिए, है ना, तो रिएक्शन हुज रेट रिएक्शन हुज रेट, ठीक है, डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, whose rate does not depend upon concentration and time, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसका रेट जो है वो डिपेंड ना करे कंसंट्रेशन और टाइम पे, इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, उसी को हम जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपसे ना इसमें कुछ चीजें बोली गई हैं। सबसे पहले तो ये है कि कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आफ्टर टाइम टी एज वेल एज हाफ लाइफ टाइम एंड लाइफ टाइम फॉर द अबव रिएक्शन। यानी कि आपको क्या निकालना है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, ए से बी में आपको बताना है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एट टाइम टी, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे आपको इनकी कंसंट्रेशन बतानी है, ए और बी की, है ना। ये बात पहला चीज ये आपको फाइंड आउट करनी है। दूसरा आपको यहाँ पे, है ना, टी हाफ लाइफ टाइम, है ना, इसे क्या बोलते हैं हम, हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। ये बताना है कि क्या होगा, हाफ लाइफ का मतलब समझते हो ना, अगर मान लो कि कोई 100 साल जीता तो उसकी हाफ लाइफ कब आई होगी, जब वो 50 साल का हो गया होगा। तो हाफ लाइफ टाइम आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करना है, जिसे हम T1/2 लिखते हैं, T1/2। एंड एक यहीं पे लाइफ टाइम होता है, एक क्या होता है यहाँ पे, लाइफ टाइम है ना। यहाँ पे लाइफ मैंने गलत लिख दिया है, दोबारा से लाइफ की स्पेलिंग तो बिल्कुल ठीक लिख सकता हूं मैं, लाइफ टाइम। ठीक है, ये लाइफ टाइम हो गया, तो ये आपका TLT से लिखते हैं, लाइफ टाइम से। तो ये सारी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, किसके लिए, जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स के लिए। किसके लिए, जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स के लिए। अब देखो सबसे पहले हमें ये पता कि जो हमारा रेट होता है वो किसके इक्वल होता है, तो वो आपका k के इक्वल होता है। क्या मैं रेट को dx/dt भी लिख सकता हूं क्या, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं रेट को इसी को माइनस da/dt भी लिख सकता हूं क्या, यस, है ना, माइनस da/dt लिख सकता हूं मैं, ए को देख के ये बिल्कुल लिख सकता हूं। और जब मैं ए की कंसंट्रेशन यहाँ पे रखता हूं, तो क्या मैं यहां से ये बात लिख सकता हूं कि मेरा dx/dt आएगा, क्या वो मेरा रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा, यस। तो मैंने अब यहाँ पे x किया एंड यहाँ पे k इंटू में dt किया, इसको भी इंटीग्रेट किया 0 से x में, एंड इसको भी इंटीग्रेट किया 0 से t में, है ना। अब यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, है ना, 1 सॉरी यहाँ पे 1 है, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर आप dx की टर्म में बात करोगे तो x इंटू में आपने करा x एंड ये 0, यहाँ पे k आपने कॉमन निकाल लिया एंड यहाँ पे आपने रखा t। ठीक है, यहाँ पे आपने रखा t एंड t की पावर इससे ही है। अब जब पुट करोगे तो यहां से आपका किसके इक्वल आ जाता है कि x इज इक्वल टू kt, x आपका किसके इक्वल आ गया, kt के इक्वल आ गया। यहाँ पे t क्या है, कोई भी टाइम है, और k क्या है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट है। k क्या है यहाँ पे, कोई भी मतलब k क्या है, रेट कांस्टेंट है। अब देखो जो पहली थी हमारे यहाँ से हमने देखा कि ये क्या भाई आपका a0 माइनस x है, ये क्या है बेसिकली, क्या ये आपका फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम t। ए नोट का मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, एटी का मतलब होता है फाइनल कंसंट्रेशन। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देता हूं तो क्या मेरा यहां से देखिएगा जो एटी होगा, एटी वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए नोट माइनस इंटू में x, और x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, kt पुट कर दिया। तो ये आपका भाई पहला फार्मूला बन जाता है जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स के लिए। यहाँ पे एटी का मतलब होता है आपका, है ना, कंसंट्रेशन एट टाइम t, कंसंट्रेशन एट टाइम t, जो भी आपका t टाइम दिया हुआ है टाइम t, एंड ए नोट का मतलब होता है आपका यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन से, ए नोट का मतलब होता है आपका यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन से, है ना। यहाँ पे k का मतलब होता है रेट कांस्टेंट से, k का मतलब यहाँ पे किससे होता है, रेट कांस्टेंट से होता है, एंड t का मतलब यहाँ पे टाइम से होता है, जिस भी टाइम की बात की जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली क्वेश्चन आ जाती है।
पहला फॉर्मूला आ जाता है जो आपको याद रखना है थोड़ा सा। दूसरी बात मैं अगर करूं तो इस x को ही तो मेरा किसके इक्वल आ रहा है, इस x को तो मैं bt भी बोल सकता हूं। bt का मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ b एट टाइम t। इस bt को मैं क्या बोल सकता हूं, है ना, इसी को मैं यहां से इसको bt की टर्म में लिख सकता हूं कि bt इज इक्वल टू आपका kt के इक्वल हो जाएगा। और ये आपका bt का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t, है ना। बीटी का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी। इसी को देखो, अगर आपकी यहां पे ये ए का मतलब चल रहा है जी आपका कंसंट्रेशन की टर्म में, है ना, ए का मतलब कंसंट्रेशन। अगर आपकी गैसियस रिएक्शन रही फॉर गैसियस रिएक्शन, तो गैसियस रिएक्शन के लिए बेसिकली क्या हो जाता है कि आप इसे लिख सकते हैं कि जो पीटी प्रेशर वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी नोट माइनस में के इंटू टी। आप ये भी लिख सकते हैं फॉर गैसियस रिएक्शन के लिए। किसके लिए लिख सकते हैं, गैसियस। यहाँ पे पीटी का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर एट टाइम टी। यहाँ पे पीटी का मतलब क्या होता है, आपका पार्शियल प्रेशर, है ना, पार्शियल प्रेशर एट टाइम टी, एट टाइम टी। ठीक है, ये सारी बातें आती है। तो मैंने वो भी आपको बता दिया कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है। ठीक है, ये बात भी, तो पहला फॉर्मूला ये हो जाता है जी हमारा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला ये हो जाता है। तो पहली चीज तो आपसे यही तो बोली थी कि आपको क्या निकालनी है, कंसंट्रेशन निकालनी है। किसकी, किसकी कंसंट्रेशन निकालनी है, ए की और बी की। कब, टाइम टी पे। तो क्या हमने निकाल दी, यस, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी एंड दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी। ठीक है, चलो जी। अब सेकेंड चीज जो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला था, वो बोला था हाफ लाइफ टाइम, या फिर पहले हम लाइफ टाइम निकाल लेते हैं। तो जो सेकंड चीज आपको यहां पे बोली गई थी वो क्या थी, उसको भी देख लेते हैं। तो सेकंड थी यहां पे आपका लाइफ टाइम। ठीक है, सेकंड क्या थी यहां पे आपका लाइफ टाइम। TLT से जिसे डिनोट किया जाता है, या फिर इसे हम T100% से डिनोट कर देते हैं कि जब आपकी जो रिएक्शन वो 100% कंप्लीट हो चुकी होगी। T लाइफ टाइम का मतलब होता है जब आपकी रिएक्शन 100% कंप्लीट हो चुकी होगी, तो उसे T लाइफ टाइम बोलते हैं। अब ये कैसे निकलता है टाइम, इसकी पहले तो डेफिनेशन देख लो। लाइफ टाइम की डेफिनेशन क्या होती है, टाइम इन विच 100% ऑफ द रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड। 100% ऑफ द रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड, यानी कि जब कोई भी रिएक्शन 100% अगर आपका कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीटेड, तो उसी को लाइफ टाइम बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या ये नहीं होगा कि एट लाइफ टाइम अगर मैं बात करूं लाइफ टाइम, क्या जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो जीरो नहीं हो जाएगी। क्यों भाई, लाइफ टाइम का मतलब है कि सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है कि सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब ये वो टाइम है जब आपकी फाइनल कंसंट्रेशन जीरो हो चुकी होगी, है ना। ये वो टाइम होता है जब फाइनल कंसंट्रेशन जीरो हो चुकी होगी। समझ में आई बात। तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं, अगर आपने 80 को जीरो पुट कर दिया, यहाँ पे 80 को जीरो पुट करने का मतलब क्या ये हो गया कि जो आपका ए नोट है ना, ए नोट वो किसके इक्वल आ जाएगा। देखो यहां से मैं एक बार दोबारा से लिख भी देता हूं, कोई बात नहीं है ना। ये जीरो है ना, यहाँ पे आ गया ए नोट माइनस में के टी आ गया। अब ये जो टी है ना, ये टाइम लाइफ टाइम वाला है, ये टी अब दूसरा लाइफ टाइम बन जाएगा। तो क्या यहां से मैं लिख सकता हूं कि ए नोट इज इक्वल टू के, है ना, के बोले तो रेट कांस्टेंट है यहाँ पे, के बोले तो रेट कांस्टेंट है यहाँ पे। और जो भी स्टूडेंट्स लाइव हैं वो कमेंट करेंगे भाई, जो भी स्टूडेंट लाइव हैं वो कमेंट जरूर करेंगे। तो यहां से आपका जो ए नोट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, टी लाइफ टाइम। एंड अगर आपको टी लाइफ टाइम निकालना है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे अगर आपको टी लाइफ टाइम निकालना तो उसका फार्मूला क्या बन जाता है, तो इसका फार्मूला बन गया आपका ए नोट बाई के। ए नोट बाई के का मतलब यहाँ पे किससे है, रेट कांस्टेंट से। ए नोट का मतलब यहाँ पे किससे है आपका, तो ये TLT है, ये T 100% है। किसके लिए, जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स के लिए। किसके लिए, जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स के लिए। तो ये भी मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ये भी आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि क्या कहानी होती है। अब मैं तीसरे फार्मूले की तरफ चलता हूं भाई। तीसरा जो है आपका वो क्या था, हाफ लाइफ टाइम। तीसरा क्या था जी आपका, हाफ लाइफ टाइम। तीसरा था जी आपका हाफ लाइफ टाइम, जिसे हम डिनोट करते हैं किससे, आपका T1/2 से।
या फिर इसे कई बार लिखा मिलेगा टी 50%, लेकिन ज्यादातर आप मान के चलना कि टी 1/2 इसी को हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। तो इसके डेफिनेशन सिंपल है, जब कोई भी रिएक्शन टाइम इन विच 50% ऑफ द रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे टाइम in which 50% time in which 50% time in which 50% of the reaction gets completed। ठीक है, gets completed। अगर आपका ये वो टाइम होता जहां पे आपका 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, ये वो टाइम होता जहां पे आपका 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब देखिए एट टी इज इक्वल टू टी हाफ लाइफ, अगर मैं बात करूं जब आपका टी हाफ आ गया होगा तो क्या जो आपकी फाइनल कंसंट्रेशन है वो क्या a/2 नहीं हो गई होगी, इनिशियल की आधी हो गई हो, है ना। ऐसा टाइम जब भाई शुरू में आपने 100 लिया, 100 में से अगर 50 कंसंट्रेशन बच गई तभी तो 50% कंप्लीट हुई है, अरे तभी तो 50% कंप्लीट हुई है। तो यहां पे जो 80 आएगा ना फाइनल कंसंट्रेशन क्या आएगी, इनिशियल का हाफ हो जाती है, ये तो जब तो इसे हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। तो जब मैं यहां पे पुट करूंगा 80 की जगह a0 - a0/2 एंड यहां पे हो जाएगा a0 - kt। अब इस kt की जगह मुझे k 1/2 लिखना पड़ेगा। अब जब मैं माइनस करूंगा तो यहां से हो जाएगा -1/2 एंड ये इसको जब मैं यहां लेके आऊंगा ये हो जाएगा -k इंटू में 1/2। छोटे बड़े का कोई चक्कर नहीं है भाई, है ना। आप कहोगे मैं कई बार छोटा लिख रहा हूं कई बार बड़ा, के कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि जो टी हाफ आ जाएगा, हाफ लाइफ टाइम आ जाएगा जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स के लिए, वो किसके इक्वल होता है, a0/2 के इक्वल होता है। वो किसके इक्वल होता है, वो किसके इक्वल होता है, वो a0/2 के इक्वल आ जाता है, a0/2 के इक्वल आ जाता है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है, काफी इंपॉर्टेंट। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जी, एक हमने निकाला लाइफ टाइम, एक हमने निकाला हाफ लाइफ टाइम, एक हमने निकाला जीरो ऑर्डर के लिए कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट टाइम टी एंड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ठीक है, हालांकि फर्स्ट ऑर्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक चीज और समझिएगा स्टूडेंट, इसका मीनिंग क्या होता है बेसिकली, मान लो कि आपकी ये जो रिएक्शन होती है ना, इसको 0 से 100% में जाना है ना, 0 से कहां जाना है, 100 पे जाना है। तो यहाँ पे देखो जब आधा टाइम होगा ना तो क्या होगा, तो आधा टाइम तो मैंने पढ़ाई दिया कि a0/2 के ना 50 के तक तो जो टाइम रहेगा वो a0/2 के, एंड यहाँ पे भी जो टाइम रहेगा वो भी क्या रहेगा, इसके आगे वो भी a0/2 के रहेगा। एंड अगर पूरे की बात की जाए, यहां से यहां की बात की जाए तो ये हो जाएगा जी बेसिकली a0/k। तो ये भी लाइफ टाइम है एंड ये आप सॉरी ऊपर वाला हाफ लाइफ टाइम है और नीचे वाला आपका लाइफ टाइम है। यहीं पे एक और हम निकाल सकते हैं, दैट इज तीसरा फोर्थ जो फॉर्मूला यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे, वो होता है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसे अल्फा बोलते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काफी चैप्टर्स में काफी अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, यहाँ पे भी इसका मीनिंग यही होता है कि मोल डिसोसिएटेड, इसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे भी बेसिकली मीनिंग यही होता है कि मोल डिसोसिएटेड, कि कितने मोल डिसोसिएट हुए हैं, मोल डिसोसिएटेड, और इसको डिवाइड कर देते हैं इनिशियल मोल से, इसको डिवाइड कर देते हैं इनिशियल आपने कितने मोल्स लिए थे। ठीक है, अब भाई मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन की टर्म में बात कर रहा हूँ, है ना, या फिर आप यहाँ पे मोल्स की टर्म में भी बात कर सकते हैं। अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, कितने थे इनिशियल कितने मोल्स थे, a0, या इनिशियल कितनी कंसंट्रेशन थी, है ना, तो a0, उसमें से कितना डिसोसिएट हो गया ये, तो दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाता है। एंड x की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं यहाँ पे, तो अल्फा इज इक्वल टू k इंटू टी। अल्फा किसके इक्वल आ जाता है यहाँ पे, देखो इस x की जगह मैं kt पुट कर सकता हूँ, kt, और ये क्या आ जाएगा नीचे a0। तो ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाता है इन द टर्म ऑफ रेट कांस्टेंट। एंड देखो ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ये k रेट कांस्टेंट और t टाइम। ऑर्डर का कैसे पता लगता है, तो पहला दो हिंट दे चुका हूं अभी तक। ऑर्डर निकालने के लिए दो मेथड में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। पहला मेथड मैंने पढ़ाया कि आप रेट कांस्टेंट की यूनिट देख लीजिए। अब मान लो एक पूरा लिख के दे देगा, बोलेगा कि एक रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट इतना है, इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी इतनी थी, बताइए कि इस टाइम पे उसका कितना % डिसोसिएशन हो जाएगा, है ना। तो कैसे पता लगा, उन्होंने कहीं नहीं मेंशन किया कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो पता लगेगा इस रेट कांस्टेंट की यूनिट से, पता लगेगा इस रेट कांस्टेंट की यूनिट से। ठीक है, इस k की वैल्यू से पता लगता है।
ठीक है। अब देखिए भाई, ग्राफ इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ग्राफ से पूछे जाते हैं। तो पहले हमने फॉर्मूले ड्राइव किए, उनका मीनिंग समझा क्या होता है, एंड अब हम बेसिकली ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे। तो ग्राफ समझिएगा एक एक पॉइंट। हालांकि जो ये फॉर्मूले बनाए ना, है ना, देखो मैं क्या कर रहा था, ऑर्डर फाइंड आउट करने के पहला मेथड मैंने बताया यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, दूसरा मैंने बताया चेंज इन कंसंट्रेशन या चेंज इन वॉल्यूम, तीसरा बताने जा रहा हूं ग्राफिकल मेथड। तीसरा, अगर आप किसी का ऑर्डर पता करना चाहते, काफी बार और जैम में भी क्वेश्चन आया है, आईआईटी जैम में भी क्वेश्चन आया, ग्राफ देके आपसे बोला था बताइए इनमें से कौन सा ग्राफ है जो कि फर्स्ट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर के लिए ट्रू है। ऐसा ग्राफ आया है, ठीक है, बिल्कुल आया है आईआईटी जैम के एग्जाम में भी। तो ग्राफ मैं बता रहा हूं, जीरो ऑर्डर के लिए बता रहा हूं अभी सारे, ये जीरो ऑर्डर के लिए। तो सबसे पहला ग्राफ हम बना लेते हैं, यहाँ पे एक एक करके बनाएंगे, बहुत सारे ग्राफ बनाएंगे अलग अलग, और ग्राफ देके भी आपसे चीजें पूछी जा सकती हैं। तो पहला जो ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूं यहाँ पे, वो किस किस के बीच का बनाने जा रहा हूं। तो फर्स्ट ग्राफ इज आपका रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, रेट का एंड वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या होगा भाई, तो ये जो ग्राफ आता है ये बेसिकली आपका, क्योंकि देखो है ना, रेट कांस्टेंट जो होता है वो आपका फिक्स होता है ना, मतलब रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा कंसंट्रेशन पे। आप कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाओ घटाते जाओ, लेकिन रेट जो है वो डिपेंड ही नहीं करता, है ना। तो यहां से हमें इस बात का पता लगता है कि जो रेट है ना आपका, बेसिकली सॉरी, है ना, यहां से आपका ये पता लगता है कि जो आपका रेट है इज इक्वल टू के इंटू में ए नोट की पावर 0। इसका मतलब वो कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, इसका मतलब वो कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करता ही नहीं है। ये है जी पहला ग्राफ, है ना, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। पहला ग्राफ ये आ जाता है। दूसरा ग्राफ देख लेते हैं जी, दूसरा ग्राफ आप सेम ऐसा ही ग्राफ बना सकते हैं, किस किस का, रेट वर्सेस टाइम, रेट वर्सेस टाइम। तो टाइम के साथ भी रेट का बेसिकली यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं आता जीरो ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पे है जी आपका रेट, है ना, यहाँ पे है आपका रेट, तो ये हो गया जी आपका रेट, और ये हो गया टाइम। तो यहाँ पे टाइम का और रेट का कोई रिलेशन नहीं होता जीरो ऑर्डर के लिए। तो इसका भी जो ग्राफ आता है बेसिकली, इसका भी जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा ही आएगा, कांस्टेंट। इसमें भी सेम रीजन लिखते हैं हम यहाँ पे, कि यहाँ पे भी आपका जो आर है वो के इक्वल होता है, यही आर है जो वो के इक्वल होता है, क्योंकि जीरो ऑर्डर की जो काइनेटिक्स होती है उसका जो रेट है वो ना तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और ना ही टाइम पे डिपेंड करता है। यस, थर्ड ग्राफ इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा भी गया भाई, है ना, आपका एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है इससे। तो इस ग्राफ को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ये जो बनाया गया है, ये बनाया गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ है, कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। तो अभी अभी हमने देखा कि जैसे देखो इनिशियली यहाँ पे कोई ना कोई कंसंट्रेशन रही होगी जिसे हमने बोला है ए नोट, और जैसे जैसे आप टाइम को कम करते जाओगे, जैसे जैसे आप टाइम को कम करते जाओगे, वैसे वैसे ये जो कंसंट्रेशन है ये आपका जो है, जैसे जैसे आप टाइम को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एक ऐसा टाइम आ जाएगा, ये टाइम ऐसा आ गया जब आपका कंप्लीटली, है ना, सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, और इसी टाइम को मैंने बोला था टी लाइफ टाइम, इसी को मैंने बोला था टी लाइफ टाइम। और दूसरा देखो हमारे पास इक्वेशन है कि AT, है ना, AT इज इक्वल टू ए नोट माइनस KT, ठीक है। तो ये रहा, इस रिएक्शन का जो स्लोप है वो नेगेटिव है, और इस रिएक्शन का जो स्लोप है वो क्या है, इस रिएक्शन का जो स्लोप है वो रेट कांस्टेंट ही होता है, इस रिएक्शन का जो स्लोप है वो क्या होता है, वो माइनस K होता है, ठीक है। तो ये बनाया था भाई आपका, इसके बीच में AT के बीच में ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन, इंटरसेप्ट ए नोट होता है, ये डिक्रीज करता है, तो ये वो टाइम होता है। इस ग्राफ में भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का है, इनिशियली कोई ना कोई कंसंट्रेशन होती है और टाइम के साथ साथ वो कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज होती है। एक ऐसा टाइम आ जाता है जब कंसंट्रेशन आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0 होती है, उसे लाइफ टाइम बोलते हैं। और यहीं पे कहीं बीच में ऐसा भी आता है जहां पे इसकी कंसंट्रेशन ए नोट हो जाती है, यहाँ पे कोई एक ऐसा टाइम भी जरूर आया होगा, यहाँ पे कोई एक ऐसा टाइम भी जरूर आया होगा जहां पे इसकी कंसंट्रेशन आपका ए नोट बाई 2 हो गई होगी, उसी को लाइफ टाइम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया आपको। तो ये था जी आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस, है ना, वर्सेस किस किस का था, टाइम का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ग्राफ था। नेक्स्ट ग्राफ देखिएगा यहाँ से,
तो दिस ग्राफ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बात की गई है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है एंड वर्सेस टाइम। अब देखो इनिशियली प्रोडक्ट तो कुछ था ही नहीं, इनिशियली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो 0 थी, तो जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज हुआ वैसे वैसे है ना, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों भी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? क्योंकि BT इज इक्वल टू KT ना, BT किसके इक्वल आ गया था? KT के इक्वल। ठीक है, तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका ये लगातार जो है इंक्रीज करेगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो ग्राफ है भाई, फिफ्थ ग्राफ, वो भी बनाते हैं, पांचवा ग्राफ वो भी बनाते हैं, है ना। एक टी हाफ लाइफ मेथड भी होता है आइडेंटिफाई करने का ऑर्डर, उसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं पूरा पढ़ा दूंगा डिटेल। केमिकल काइनेटिक्स का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे कितने ही हाई लेवल का क्यों ना पूछ ले, है ना। जैम 2021 में 3 क्वेश्चन आए थे, तीनों कवर हो रहे थे मेरे लेक्चर से, रिकॉर्डेड आपके कोर्स में अपलोड है, आप जाके चेक कर लीजिएगा हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, पता लग जाएगा सब आपको। ठीक है, तो भाई बस ये है कि फॉलो करो आप लेक्चर्स को, आराम से पढ़ो, इनके नोट्स बना लो एंड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, बस इससे ज्यादा कुछ है नहीं फिर यहाँ पे बचता। तो यहाँ पे ग्राफ बनाना है आपका किस किस के बीच में, तो यहाँ पे ग्राफ है जी आपका टी हाफ लाइफ है ना, ये है जी आपका टी हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था मैंने, A0/2K। क्या पढ़ा था? टी हाफ लाइफ किसके इक्वल होता है? हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर के लिए A0/2K, यानी कि ये बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे मान लो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, बिकॉज टी हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू A0/2K। तो ये A0 के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, A0 के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। छठा जो ग्राफ है और लास्ट जो ग्राफ है जीरो ऑर्डर के लिए, है ना, ये भाई मैंने काफी ऑलरेडी बना दिए हैं, ये ज्यादा इतने पूछे भी नहीं जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम बना ले हम जो बनाना चाहते हैं। तो ये जो ग्राफ बनाया गया है सिक्स्थ वाला, ये बनाया गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे अल्फा बोलते हैं, एंड ये बनाया गया वर्सेस टाइम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वर्सेस टाइम के बीच का ये ग्राफ है। ये क्या कहता है देखो, वैसे तो मैंने आपको इसके लिए भी फॉर्मूला लिखवा दिया था कि अल्फा इज इक्वल टू आपका KT/A0, तो यहाँ पे टाइम के साथ बनाया है, टाइम के साथ। इनिशियल के साथ बनाते तो वो अलग आता थोड़ा सा, लेकिन टाइम के साथ क्या है, जैसे जैसे आपका टाइम बीतेगा वैसे वैसे आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा ये ग्राफ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और एक ऐसा टाइम भी आ जाता भाई, है ना, यहाँ पे एक ऐसा टाइम भी आ जाता है जिसे लाइफ टाइम बोलते हैं। यहाँ पे एक ऐसा टाइम भी आ जाता है जब इसकी अल्फा की जो वैल्यू 1 हो जाती है। अल्फा की वैल्यू कब होती है? जब 100% डिसोसिएशन हो जाए। इसी टाइम को हम क्या बोलते हैं? ये वही टाइम है जिसे A0/K से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी को हम T लाइफ टाइम लिखते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन के अल्फा का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बताया था कि KT/A0 होता है। अगर इसका स्लोप आपसे पूछा जाए कि इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, तो वो K/A0 होता है। क्या होता है? वो K/A0 होता है इस रिएक्शन का जो स्लोप होता है। देखिए, ठीक है भाई स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना सभी को? सभी को समझ में आ रहा है? अब मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के, जो हमारे पूरी केमिस्ट्री में बार बार पूछे जाते हैं। जीरो ऑर्डर के मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताता हूँ। देखो कई बार क्या होता है ना, आपको एग्जाम में कोई भी हिंट गिवन नहीं होती, उस टाइम पे अगर आपको याद है कि ये पर्टिकुलर एग्जांपल जीरो ऑर्डर का होता है तो ही आप निकाल पाते हैं। ठीक है, तो ही आप उस क्वेश्चन को निकाल पाते हैं। तो अब यहां पे मैं आपको बता रहा हूं सम इंपॉर्टेंट, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल बोले तो रिएक्शन, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल या फिर आप ब्रैकेट में रिएक्शन भी डाल सकते हैं ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ऑफ जीरो ऑर्डर जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो यहाँ पे एग्जांपल होता है आपका, फर्स्ट जो पॉइंट है, ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन, जितनी भी आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात करोगे जहां पे सनलाइट की प्रेजेंस होती है, वो बेसिकली आपका जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स होती है।
ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो बेसिकली जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स होती हैं, है ना। इसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। बाकी मैं ये भी बताता हूँ, जरूरी नहीं कि हमेशा फोटोकेमिकल रिएक्शन आपका जो है जीरो ऑर्डर की हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन बहुत सारी आपको मिलेंगी, ज्यादातर है मोस्टली जो आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है ना, फोटोकेमिकल का मतलब जहां पे सनलाइट की प्रेजेंस होती है, जैसे 2HCl बन गया, तो ये बेसिकली आपका क्या होती है, जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स। इसके लिए अगर आप रेट ला एक्सप्रेशन लिखोगे ना, तो के जो आर आता है वो ये आता है H2 की भी पावर के जीरो होती है एंड Cl2 की पावर भी जीरो होती है, ठीक है। यहाँ पे जो इस रिएक्शन का जो रेट है ना, वो इसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो इसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। फोटो केमिस्ट्री पढ़ा देंगे भाई थोड़ा सा यहीं पे आपको, इसकी इंटेंसिटी पे वो डिपेंड करता है, इसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है यहाँ पे रेट। समझ में आई मेरी बात? यानी कि वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती है, इसकी इंटेंसिटी पे। तो शायद पिछली क्लास में सूर्यांश मुझसे पूछ रहा था, क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स पे भी डिपेंड करता है क्या आपका, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे भी डिपेंड करता है क्या आपका रेट? यस। यहां से देखो इसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है आपका, है ना, इसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट इज आल्सो वेरी मच, सेकंड एग्जांपल भी काफी फेमस एग्जांपल है, एंजाइम कैटालिसिस। सेकंड जो एग्जांपल उसे हम एंजाइम कैटालिसिस बोलते हैं। एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन जितनी भी होती हैं, एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटालिस्ट जिन्हें हम बोलते हैं, तो ये वाली भी जो रिएक्शन होती है ना, वो क्या होती है, जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स होती है ना। वो क्या होती है आपका, जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स होती है। यही क्वेश्चन था सर। अभी सूर्यांश में फोटो केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा आपको, है ना, केमिकल काइनेटिक्स के साथ ही मैं थोड़ा सा फोटो केमिस्ट्री भी पढ़ा दूंगा। उसमें भी दो चार बातें अलग सी होती हैं, वो समझना होता है, वो मैं पढ़ा दूंगा। और देखो हालांकि एंजाइम ये दोनों ही सिलेबस में लिखे हुए हैं, फोटोकेमिकल भी लिखा हुआ है आपके, फोटोकेमिस्ट्री एंड एंजाइम कैटालिस्ट ये दोनों ही लिखे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे जो रेट होता है ना, रेट वो डिपेंड करता है, देखो कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करता नहीं है। ये पता है एंजाइम कैटालिस्ट की रिएक्शन कुछ इस टाइप से आती है कि यहाँ पे कोई एक एंजाइम होगा, उसकी रिएक्शन हम किसी सबस्ट्रेट के साथ करवाएंगे और उससे ES बनता है। इसका हालांकि मैकेनिज्म भी होता है पूरा। तो यहाँ पे जो इसका रेट ला एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो क्या आ जाता है आपका, वो ये K एंड यहाँ पे आ जाता है E की पावर भी जीरो होता है एंड S की पावर भी जीरो होता है, डिपेंड ही नहीं करता वो बेसिकली। अब किस पे डिपेंड करता है, एंजाइम की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब एंजाइम जो है ना, दिस इज एंजाइम इज कैटालिस्ट है, ये कैटालिस्ट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे नहीं करता, वो इस एंजाइम की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है रेट, है ना। तो वो एंजाइम की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है रेट, न कि आपका, है ना, न कि आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। तीसरी जो काफी फेमस एग्जांपल है जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स का, वो है आपका डिसोसिएशन ऑफ गैसेस, डिसोसिएशन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस, dissociation of gases on solid surface, dissociation of gases on solid surface at very high pressure। देखो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, है ना, अगर आपका प्रेशर लो होता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स होती है, अगर आपका प्रेशर हाई होता है एट हाई प्रेशर तो फिर वो आपका जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स होती है, अगर लो प्रेशर होगा तो वो फर्स्ट ऑर्डर की होती है। तो जैसे अमोनिया हाइबर प्रोसेस हो गया भाई, अमोनिया, ठीक है, ये जो टूटता है इस प्रकार से N2 गैस एंड 3H2 में, तो इसको आप बोल सकते हैं कि ये दिस इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, यस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो ध्यान में रखने, स्पेशली ये दोनों तो काफी इंपॉर्टेंट है भाई, फोटोकेमिकल एंड एंजाइम कैटालिसिस ये वाले। अब देखो भाई इसके बाद भी मैं अब जीरो ऑर्डर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है। तो सम करेक्टर, सम इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स, सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ZO के समझ गए होंगे, मतलब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। इसमें कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, एक एक पॉइंट के बड़ा मीनिंग निकलता है। एंड जब फिर से मैं वही कहूंगा, जब आपसे हाई लेवल बढ़िया लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनमें से छोटे मोटे पॉइंट बड़े काम आते हैं क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने के लिए एंड क्वेश्चन को सही से समझने के लिए कि हमसे पूछा क्या है। तो पहला जो पॉइंट है यहाँ पे वो यही है कि इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कंप्लीट इन सेम टाइम, इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्शन complete in same time।
कंप्लीट इन सेम टाइम। इसका मीनिंग क्या हुआ जी, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये है भाई, मान लो स्टार्टिंग में आपके पास 100 है, तो अगर पहला 10% आपका अगर 10 मिनट में हुआ है ना, पहला 10% अगर 10 मिनट में हुआ है, तो 90 से जब आप 80 पे जाओगे ना, तो नेक्स्ट 10% भी 10 मिनट में ही होगा, नेक्स्ट 10% भी 10 मिनट में ही होगा, नेक्स्ट 10% भी 10 मिनट में ही होगा। तो इसका मीनिंग कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसे ही चलता रहेगा, ये ऐसे ही आपका चलता रहेगा। तो इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्शन कंप्लीट इन सेम टाइम का मतलब ये है, अगर 15% 10 मिनट में होता, तो अगला 15% भी 10 मिनट में ही होगा, उससे अगला 15% भी 10 मिनट में ही होगा। यानी कि इक्वल परसेंटेज जो है वो आपका सेम टाइम पे ही कंज्यूम होती है, कंप्लीट होते, इक्वल परसेंटेज इन सेम टाइम, ये बात समझिएगा। 1 मिनट में अगर 10% होता, तो अगली 1 मिनट में अगला 10% हो जाता। ये इसका एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स का। ठीक है, अब इनके प्रूफ दिए जा सकते हैं, लेकिन प्रूफ में जाना नहीं है। ठीक है, प्रूफ बिल्कुल है सभी के, लेकिन प्रूफ इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट हमारे लिए। इसको, इस बात को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम। देखना यहाँ पे, concentration of reactant left after concentration of reactant left after equal time है ना, concentration of reactant left after equal time interval are in AP। AP का मीनिंग सुना है मैथमेटिक्स में? AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP का मतलब होता है यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल आर इन AP। AP का मतलब होता है जहां पे कॉमन डिफरेंस सेम होता है। मतलब क्या है जी, इस बात का मीनिंग क्या है इस बात का? तो ऐसे मीनिंग होता है, अगर आपका टाइम जीरो है, मान लो उस टाइम पे जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो तो A नोट होती है, उस टाइम पे तो इनिशियल कंसंट्रेशन A नोट होती है। अगर आपने टाइम को T पुट किया, तो आपकी जो कंसंट्रेशन बनेगी वो क्या बनेगी? A नोट माइनस KT बनेगी। अगर आपने टाइम को 2T पुट कर दिया, 2T, तो आपका जो हो जाएगी कंसंट्रेशन वो A नोट माइनस 2KT हो जाएगी। अब इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लो, देखो इन दोनों का डिफरेंस चेक करोगे तो KT आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस चेक करोगे तो वो भी KT आ रहा है। ऐसे ऐसे जाते जाना तो आपको डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ KT ही मिलेगा, डिफरेंस जो है आपको वो KT ही मिलेगा। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल आर इन AP, है ना। जो भी टाइम T के बाद जो कंसंट्रेशन आती है रिएक्टेंट की वो AP में होती है, AP में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है जहां पे आपका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, जहां पे आपका कॉमन डिफरेंस जो होता है वो बेसिकली आपका सेम होता है, सेम। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट ये है कि फॉर जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स के लिए T हाफ इज डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। क्योंकि जैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा ना, जैसे फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स पढ़ाऊंगा, तो वहां पे जो हाफ लाइफ टाइम होता है ना, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ना जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। लेकिन इसकी अगर बात की जाए यहाँ पे, हाफ लाइफ टाइम है ना, हाफ लाइफ टाइम, ठीक है, डिपेंड्स, हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू half lifetime is directly proportional to initial concentration of the reactant। और फॉर्मूला मैंने बताया भी, वहां पे भी देख लिया था हमने, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसे हम A नोट बोलते हैं। हालांकि फॉर्मूले में भी मैंने ये बात आपको बता ही दी थी। इसे क्या बोलते हैं हम? इसे हम A नोट बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो 1/2 हो जाएगा आपका, है ना, 1/2, वो किसके इक्वल बताया था? A नोट बाई 2K के इक्वल, A नोट बाई 2K के इक्वल बताया था। तो यहाँ से आपका जो बेसिकली आ जाएगा T 1/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A नोट। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है। एक मिनट में इसको थोड़ा सा ठीक लिख देता हूँ, ये A नोट। सभी को यहां तक क्लियर है? तो ये पूरा जीरो ऑर्डर का डिटेल डिस्कशन हो गया भाई, जीरो ऑर्डर का पूरा डिटेल डिस्कशन ये मैंने कर दिया है। अब आपको ये समझ में बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। ठीक है,
ये अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके ऊपर भी मैं एक दो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवा भी सकता हूँ, बेसिक क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ, एडवांस क्वेश्चन भी हो सकते हैं, सब हो सकते हैं। आओ चलो छोटे मोटे क्वेश्चन जीरो ऑर्डर पे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल, पर्टिकुलर रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड। एक पर्टिकुलर रिएक्शन बोला है, ठीक है, पर्टिकुलर रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड 20%, गेट्स कंप्लीटेड 20% in 20 minutes and 40% in 40 minutes in 40। तो अब अगर आपको वो पॉइंट याद हो ना तो फटाफट से पता लग जाएगा कि क्या कहानी है। डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो आपको क्या बताना है, डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। बताओ भाई। तो पहला पॉइंट देखते ही ये बात पता लग गई कि ऑर्डर तो जीरो ऑर्डर होगा। पहला पॉइंट देखते ही ये पता लग गया कि ऑर्डर तो जीरो होगा। और जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो तो आप इनिशियल कंसंट्रेशन को 100% मान लेना। जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो, है ना, सॉरी, जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो तो आप इनिशियल कंसंट्रेशन को 1 मान लेना, परसेंटेज का हो 100 मान लेना, एंड फ्रैक्शन का हो 1 मान लेना। तो ये है। तो देखो 20% हुई 20 मिनट में और अगली 20% भी हुई 20 मिनट में। इसका मतलब ये तो पता लग गया जी जीरो ऑर्डर है। इसका मतलब ये तो पता लग गया जी जीरो ऑर्डर है। अब तो कुछ बचता नहीं है। रेट कांस्टेंट कैसे निकालोगे, इनिशियल ये थी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे टाइम, जब आपने 20 पुट किया तो क्या फार्मूला लिखा होगा, ए नोट, यहाँ पे क्या था 80 फाइनल कंसंट्रेशन। क्या था, फाइनल कंसंट्रेशन। तो कितनी आ गई थी यहाँ पे देखो। अब 20% हुआ है ना, 20% कितने पे, 20 पे, तो कितना बचा होगा 80, है ना। फाइनल तो 80 बच गया होगा क्योंकि 20% डिसोसिएट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे इनिशियल कितना है 100, माइनस में क्या करते हैं के, इनटू में क्या कर देते हैं टी। टी कितना गिवन है, टी कितना गिवन है 20 मिनट। टी कितना गिवन है 20 मिनट। यहां से अगर आप सोल्व करोगे तो के की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। के की जो वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी रेट कांस्टेंट की। ऐसे ही चाहिए, अब नीचे से निकाल लो। जब आपने यहाँ पे टाइम को 40 मिनट किया तो उस दौरान कितना डिसोसिएशन हो चुका, 40%। 40% डिसोसिएशन हो चुका है। अब फाइनल कंसंट्रेशन कितनी, 60, 100 माइनस में के इनटू में कर दूंगा 40। तो यहां से भी आपका जो के है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से इस के की भी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो रेट कांस्टेंट कितना आ जाएगा 1। और यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट होगी मोल पर लीटर पर मिनट। पर मिनट होगी यहाँ पे, मोल पर लीटर पर मिनट होगी यहाँ पे। मिनट क्यों होगी, क्योंकि टाइम मिनट में दिया है। मिनट क्यों होगी, क्योंकि टाइम मिनट में दिया है। समझ में आई मेरी बात आपको। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखो भाई नेक्स्ट एक और एग्जांपल, है ना। तो अब देखो ये थोड़े से, है ना, बढ़िया लेवल के मैं स्टार्ट कर रहा हूं। फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन है, फॉर द रिएक्शन एक रिएक्शन आपको गिवन है 3A से P प्रोडक्ट। इसका जो आपको रेट ला एक्सप्रेशन गिवन है R इज इक्वल टू के इंटू में A की पावर 0। ये बोल दिया कि इसका रेट ला एक्सप्रेशन ये है। आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। क्या करो, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, एट टाइम टी। कैसे करोगे भाई यहां पे, तो देखो इससे ये पता लग गया कि दिस इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अब यहां पे क्या 3A है, इसको देखते हैं, समझते हैं। इसका आंसर देखिएगा। सबसे पहले कभी भी केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन हो इस टाइप से, ये मैंने आदत आपको इक्विलिब्रियम में भी डाली थी, अगर याद हो तो। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया था तो वहां पे भी कुछ ऐसे ही बताया था। तो इनिशियली अगर T इज इक्वल टू 0 की बात करें तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन A नोट है, ये 0 है। अगर मैं T इज इक्वल टू T की बात करूं, अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा A नोट माइनस 3x, और यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा x, ठीक है, यहाँ पे x। अगर मैं यहाँ पे रेट की बात करूं तो वो कितना आ जाएगा आपका, क्या मैं इसे लिख सकता हूं -1/3 माइनस dA/dt रेट, है ना। इसको इसके इक्वल तो लिखा जा सकता है। एंड यहां से मैं अगर ये कंसंट्रेशन पुट कर दूं तो क्या यहां से ये रेट जो है आपका वो dx/dt के इक्वल तो होता ही है। एंड यहां से हमें पता लग गया कि भाई dx/dt तो किसके इक्वल है, k के इक्वल है।
तो क्या यहां से ये बात लिखी जा सकती है? यहां से जब आप इसका डेरिवेशन वगैरह सोल्व करेंगे तो यहां से क्या आ रहा है आपका x इज इक्वल टू के टी ही आएगा। x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, के टी ही आएगा। अब देखो अगर आपको फाइनल कंसंट्रेशन पूछी थी एट टाइम t, तो वो क्या है, यही तो है वो। अरे कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम t, तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर दो, ए नोट माइनस 3 के टी, ए नोट माइनस 3 के टी पुट कर दो। तो ये आपका ए टी आ जाएगी इस पर्टिकुलर के लिए, यह आपका क्या आ जाएगी, ए टी। और ये बात मैंने आपको बताई भी थी, अगर याद हो तो ये बात मैंने आपको बताई भी थी। कहां पे, पिछली क्लास में। कैसे, देखो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। तो देखो इन्होंने कहा इस पूरी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट के है ना, तो अगर इस पूरी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के है तो ए का रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा, ए का रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा, तो वो 3k हो जाएगा। अरे 3k हो जाएगा, ए के रिस्पेक्ट में जो रेट कांस्टेंट आ जाएगा वो 3k हो जाएगा। नहीं समझ में आई मेरी बात? देखो मैंने आपको ये बात पढ़ाई थी कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट निकालना हो तो वो इक्वल होता है आपका के ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, इनटू में स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। ये वाला तो है। अब यहां से इन्होंने कहा कि पूरी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है ना, क्योंकि है ना रेट तो चेंज होने से रहा, स्टोइकियोमेट्री चेंज होने से, हाँ रेट कांस्टेंट जरूर चेंज हो सकता है, ये पढ़ाया भी था मैंने, पॉइंट लिखवाया भी था। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितना इस पूरी रिएक्शन रिएक्टेंट के ए का रेट कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे के पूरी रिएक्शन का था इनटू में 3 करेंगे स्टोइकियोमेट्री, तो ये है बस। अब जो फार्मूला था ना आपका, नॉर्मल फार्मूला क्या था, ए नोट माइनस के टी, अब उसकी जगह आपको क्या, यहाँ पे के की जगह ये जो के है इसकी जगह के ए पुट कर दो, के ए जब पुट करोगे तो ये आ जाता ए नोट माइनस 3 के टी। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इन जनरल बता देता हूं, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए एन ए और ये कन्वर्ट हो रहा है पी में, बोलेगा भाई बताओ इसकी कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन ऑफ क्या है, एक मिनट है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, तो वो क्या हो जाएगी, इन जर्नल रिप्रेजेंटेशन बस इतना ही होगा यहाँ पे कि ए टी जो होगी ना, ए टी वो किसके इक्वल हो जाएगी, ए नोट माइनस में एन के टी के इक्वल हो जाएगी, एन के टी के। ये है जी बस बात, ये है बात यहाँ पे। क्यों, क्योंकि जो मेरा के ए होगा ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, एन इंटू में है ना के ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। अब के ऑफ रिएक्शन कुछ भी गिवन हो यहाँ पे वो पुट कर दूंगा मैं यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट्स, यस नो कुछ तो बोलो, यस नो कुछ तो बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए जीरो ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर को भी काफी डिटेल में पढ़ाया जा सकता है। तो ये देखो जी, ये आ गया जी 5/2a और ये कन्वर्ट हो रहा है p में। आपको बोला गया है, ये भी बोला गया कि r जो है, रेट जो है इसका, रेट ला एक्सप्रेशन वो है आपका k इंटू में a की पावर 0। क्या है वो आपका, k इंटू में a की पावर 0। और आपसे बोला गया कि कैलकुलेट, आपसे क्या बोला गया, कैलकुलेट 1/2 हाफ लाइफ ऑफ ए का हाफ लाइफ टाइम निकालिए। तो देखो जी बड़ा आसान है। अगर मैं नॉर्मली बात करता, अगर यहाँ पे 1 होता ना इसकी जगह, तो मैं टी हाफ लाइफ क्या लिख देता, अगर यहाँ पे 1 होता तो मैं टी हाफ लाइफ क्या लिख लेता, ए नोट बाई 2k लिख देता। अगर 1 होता तो अब यहाँ पे बस k की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ k की जगह क्या पुट कर दो, ये जो k है ना, के ए पुट कर दो, के ए पुट कर दो इसकी जगह। के ए इन द टर्म्स ऑफ k कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 2/5 इंटू में k, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वहां पे देखो, ये यहाँ पे है, ठीक है, तो ये तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अब ये वहां पे जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब इसकी जगह मतलब ये क्या 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 करो, इसको पुट कर दो यहाँ पे। अगर आपको टी हाफ लाइफ निकालना तो क्या करो, ए नोट एंड यहाँ पे आप पुट कर दो 2, यहाँ पे भी आप कर दो 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू में क्या हो जाएगा k। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो यहां से आपका आ जाएगा। 1 मिनट भाई, कहीं पे मिस्टेक हो गई है, शायद कहीं पे मिस्टेक हमारी जरूर हुई है, नहीं तो ये है के ए का निकालना है ना, तो किसका, जिसका निकालते हैं उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो ये होता है इनटू में के, ये आएगा भाई। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 5/2 है, तो अगर 5/2 है तो इसको 5/2 लिखो यहाँ पे, 2 से 2 कैंसिल, एंड ये जो आ जाएगा ना आपका, वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा ए नोट बाई 5k के इक्वल। किसके इक्वल आ जाएगा, ए नोट बाई 5k के इक्वल आ जाएगा। स्टूडेंट समझ पा रहे हो, पिछली क्लास पढ़ाने का रीजन समझ पा रहे हो।
अगर वो ना समझाता ना, ये चीजें आपको समझ में नहीं आती कि कैसे लिख रहे हो सर। अगर मैं वो ना समझाता तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने पहले वही समझाया आपको, है ना। मेरे को टाइम बचाने का क्या मीनिंग है यार, आपको समझाने का मीनिंग है, और काफी डिटेल में समझाने का मीनिंग है, ठीक है। तो आओ भाई, अभी और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, काफी अच्छे अच्छे, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है जीरो ऑर्डर के। जीरो ऑर्डर के ऊपर भी काफी खूबसूरत क्वेश्चन बन सकते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से, क्या आएगा यहाँ पे। इन्होंने बोला है कि a+2b और आपको यहां से मिल रहा है प्रोडक्ट, a+2b और आपको यहां से मिल रहा है प्रोडक्ट। और यहाँ पे आपको बोला गया कि r जो है ना, रेट कांस्टेंट, रेट जो है वो आपका वो इक्वल है यहाँ पे k इंटू में a की पावर 0 एंड यहाँ पे है वो b की पावर 0, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कैलकुलेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ a एंड b आफ्टर टाइम t एज वेल एज हाफ लाइफ टाइम एंड ऑफ a एंड b। तो यहाँ पे आपसे क्या क्या बोला गया, सुनिए कि क्या क्या कैलकुलेट करना है। ये सारा डाटा दिया, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ a एंड b एट टाइम t, एंड दूसरा आपको फाइंड आउट करना है हाफ लाइफ टाइम फॉर a एंड b। फॉर a एंड b, a और b के लिए हाफ लाइफ टाइम क्या रहेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। देखो सबसे पहली बात तो यही है, यहां से देखने से साफ साफ पता लग जाएगी। अगर हम बात करें तो ये है कि जो आपका रेट होगा ना, रेट वो किसके इक्वल होता है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं माइनस da/dt, है ना। क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या इसको मैं लिख सकता हूं -1/2 dB/dt। और क्या मैं इसको इक्वल लिख सकता हूं k के, क्या मैं इसको इक्वल लिख सकता हूं k के। अब मुझे पता है मैं इसको dx/dt के टर्म में भी लिख सकता हूं। dx/dt किसके इक्वल होता है, k के इक्वल होता है, dx/dt किसके इक्वल होता है, k के इक्वल होता है। तो यहां से जो आपका x आता है वो भी मैंने आपको ड्राइव करके बताया कि वो kt के इक्वल आ जाता है। x किसके इक्वल हो जाता है, kt के इक्वल, है ना। लेकिन यहाँ पे जो बात आती है ना, वो कैसे आती है, इस रिएक्शन की अगर बात करें, पहले इसको लिखने का तरीका पता होना चाहिए कैसे। तो यहाँ पे a प्लस में 2b है, तो ये आपका कन्वर्ट हो रहा है p प्रोडक्ट में। तो इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे, अब अलग अलग कंसंट्रेशन है इनकी, इसकी a है तो इसकी b है। अगर आप t इज इक्वल टू t टाइम पे बात करोगे तो यहाँ पे a0 माइनस x अगर होगा तो यहाँ पे b माइनस 2x होगा, b माइनस 2x होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात है। अब मैं अगर बात करूं आपका कि भाई बताओ a की कंसंट्रेशन एट टाइम t, नहीं ठीक है, a की कंसंट्रेशन, तो वो हो जाएगा आपका, हाँ तो वो क्या हो जाएगा आपका a0 माइनस kt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a0 माइनस kt हो जाएगा। अगर वहीं पे मैं आपसे बात करूं यहाँ पे कि आपका b जो b की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपका जो है वो हो जाएगी b माइनस 2kt। क्या हो जाएगी, b माइनस 2kt, क्योंकि x की वैल्यू तो हमें पता है। तो ये a और b की कंसंट्रेशन होगी डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे। अगर आपको यहाँ पे हाफ लाइफ टाइम भी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू a एंड b, तो वो क्या हो जाएगा, तो t1/2 किसका निकाल रहा हूं, पहले मैं a का, किसके इक्वल पुट करते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन, और डिवाइड कर देते हैं 2k से, डिवाइड कर देते हैं 2k से, ठीक है। एंड मैं अगर आपका बात करूं यहाँ पे आपका 2a है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पे, ये बात भी ध्यान में रखना कि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पे, a है, क्या है, a है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं t हाफ लाइफ विद रिस्पेक्ट टू b, तो वो अब आपको लिखना पड़ेगा क्या, b, और उसके बाद आपको नीचे क्या लिखना पड़ेगा, 4k लिखना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर 4k क्यों लिखा है, वही रीजन है, वही कि जब आप k भी निकालोगे ना, k भी, तो वो आपका आएगा 2k। आप अगर रेट कांस्टेंट निकालोगे b का विद रिस्पेक्ट इन द टर्म ऑफ k, तो वो 2k आएगा, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। और फार्मूला क्या होता था, a0/2k, फार्मूला क्या होता था, a0/2k। तो a0 की जगह क्या है, b, और 2k की जगह क्या लिखेंगे, 2 तो है ही है, और k की जगह क्या लिखेंगे, 2k, इसलिए ये 4k आ गया, इसलिए ये 4k आ गया। ये समझ लेना भाई, इंपॉर्टेंट है ना। इसी को आप कुछ चाहे इस टर्म में लिख लो कि b इनिशियल कंसंट्रेशन, 2 ऑलरेडी होता था और यहां पे मैंने 2k लिखा है, और ये 2k कहां से लिखा है, यहां से लिखा है। स्टूडेंट्स यस या नो, समझ में आया या नहीं, आपको ये समझ में आया या नहीं, ये मुझे आप जरूर बता दें यहां पे। दूसरा क्वेश्चन इसी में सेम यही पैटर्न है, सेम दूसरा इसका ऑप्शन बना के दिया गया है यहाँ पे। जो दूसरा आपसे पूछा गया वो क्या पूछा गया है वो भी देख लेते हैं एक बार फटाफट से।
तो उसमें क्या बोला गया है उसको भी समझ लेते हैं। तो इन्होंने ये कहा है यहाँ पे सेकंड, व्हाट शुड बी द कंडीशन, ठीक है, व्हाट शुड बी द कंडीशन, व्हाट शुड बी द कंडीशन, व्हाट शुड बी द कंडीशन of A and B, what should be the condition of A and B such that half life of A and B are equal, half lifetime of A and B are equal, यानी कि ये कह रहा है आर इक्वल, जो इनिशियल कंसंट्रेशन आपने ली है कैपिटल ए की जो कि ए है और कैपिटल बी की बी है, उनके बीच में क्या कंडीशन होनी चाहिए कि उनका हाफ लाइफ इक्वल हो जाए। तो देखो ये है जी आपका ए, ये आपका होता है, इसका लाइफ टाइम होता है ए नोट बाई 2k और इसका किसके इक्वल होता है बी बाई 2 इंटू में 2k यानी कि 4k। तो 2k से 2k कैंसिल हो गया, यानी कि हम ये लिख सकते हैं ए बाई बी जो है ना वो 1/2 होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए। अगर आपका है ना जो ए है, जो ए है, जो ए है और जो बी रहा होगा वो ट्वाइस होना चाहिए, तब जाके ये कंडीशन बनती है, ठीक है। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहीं पे एक और पॉइंट भी है, वो पॉइंट भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि मीनिंग क्या है उसका। और फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप घर से प्रैक्टिस कीजिएगा उसकी, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है भाई, चलो उनको भी समझ लेते हैं एक बार, कोई बड़ी बात नहीं है आपका, ठीक है। तो जैसे ये रहा, तो नेक्स्ट एक और छोटा सा एग्जांपल इसी के ऊपर बेस्ड है। अरे यार एक मिनट, ये रहा। तो नेक्स्ट एक छोटा सा एग्जांपल और, ताकि आपका और क्लियर हो जाए, है ना। वो क्या है आपका कि अगर आपको बोला गया कि 2a + 3b और कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट p में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसका जो रेट कांस्टेंट बोला गया वो ये बोला है कि जो रेट ला एक्सप्रेशन वो ये है कि k इंटू में a की पावर ये एंड b की पावर ये। अब आपसे यहाँ पे बोला गया है कि इसकी फाइनल कंसंट्रेशन बता दो, है ना। यहाँ पे आप कंसंट्रेशन बता दो a और b की एट टाइम t एंड रेट ला एक्सप्रेशन। तो at क्या किसके इक्वल लिखूंगा मैं यहाँ पे, वो लिखूंगा a नोट माइनस 2k t के इक्वल। यहाँ पे मैं bt किसके इक्वल लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा b स्मॉल b माइनस में 3kt, ठीक है। इसका जो हाफ लाइफ लिखूंगा मैं यहाँ पे t हाफ लाइफ फॉर a ना 1/2, तो वो किसके इक्वल लिखूंगा मैं a के लिए, वो मैं लिखूंगा इनिशियल कंसंट्रेशन a है और इसको मुझे 4k करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका जब मैं लिखूंगा यहाँ से t 1/2, तो वो किसका आएगा b का, और वो मैं किसके इक्वल लिखूंगा a/6k के इक्वल लिखूंगा। किसके इक्वल लिखूंगा ना b, सॉरी b आएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन b है ना, तो यहाँ पे स्मॉल b आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर होगा। मीनिंग इतना सा ये यहाँ पे कि जो 2 होता था अब यहाँ पे 2k आएगा उसके जगह, एंड यहाँ पे जो आपका 2 होता था उसकी जगह 3k आएगा, बिकॉज यहाँ पे स्टाइकोमेट्री 2 एंड 3 है, बिकॉज यहाँ पे स्टाइकोमेट्री 2 एंड 3 है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था, इसको मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था। तो एक क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद फिर फाइनली हमारा जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स काफी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। एंड कल डिस्कस करेंगे पूरा फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। एंड फर्स्ट ऑर्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है, फर्स्ट ऑर्डर आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इस बात को बड़ा ध्यान रखिएगा। क्या इशू हो गया भाई, एक मिनट मैं दोबारा से कनेक्ट करता हूं। अरे भाई वो उड़ मत जाना फाइल, हाँ ये काफी डिटेल फाइल होगी आज, है ना, एक में ही मिल जाएंगे आपको 3 और 4। मुझे क्वेश्चन आपको करवाना था लास्ट, अच्छा ये भाई टाइप नहीं हुआ, दोबारा से लिखना पड़ेगा मुझे, तो मैं फटाफट से लिख देता हूँ, टाइप हुआ नहीं ये ना, ये मैं फटाफट से लिख देता हूँ कि at किसके इक्वल हो जाएगा a-2kt के इक्वल, एंड यहाँ पे bt किसके इक्वल हो जाएगा b-3kt के इक्वल,
ठीक है। यहाँ पे आपका जो t1/2 रहा होगा किसके लिए, a के लिए, वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका a/4k के इक्वल। एंड यहाँ से जो t1/2 रहा होगा किसके लिए, b के लिए, वो क्या हो जाएगा आपका b/6k के इक्वल। इसी को मैंने कुछ ऐसा लिखा था कि a 2 इंटू में 2k, एंड इसी को मैंने ऐसा लिखा था a 3 इंटू में 2 इंटू में 3k। समझ में आई मेरी बात आपको? यस। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं जी। अब आगे बात कर लेते हैं एक लास्ट एग्जांपल जीरो ऑर्डर का, एंड उसके बाद कंप्लीट है। डीकंपोजिशन ऑफ Cl2O7 गैस इनटू, तो यहाँ पे आपको एक रिएक्शन गिवन है, Cl2O7 गैस है, वो कुछ इस प्रकार से डीकंपोज हो रही है। किस प्रकार से कि 2ClO2 प्लस में आपका किसमें 3/2O2 फॉलो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये भी बता दिया है कि ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन को फॉलो कर रही है। फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अब यहाँ पे पहली बात आपको कुछ डाटा भी दिया है, तो वो ये दिया है कि यहाँ पे जो इनिशियल प्रेशर है आपका वो 600 mm ऑफ Hg है, 600 mm है। एंड दूसरा जो डाटा यहाँ पे आपको गिवन है कि -D है ना, Cl2O7 बाई में कर दें अगर dt, वो आपको यहाँ पे गिवन है 50 mm है ना, 50 mm पर सेकेंड, 50 mm पर सेकेंड। आपको यहाँ पे बोला कि कैलकुलेट करना है आपको, ये होमवर्क ही दे देता हूं मैं आप ताकि प्रैक्टिस कर ले, है ना। सबसे पहले आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है रेट ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2 एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे। सेकेंड जो चीज मैं पूछ रहा हूं आपको बताना है कि t1/2 ऑफ रिएक्शन ऑफ Cl2, किसका, Cl2O7 का t हाफ लाइफ क्या होगा। तीसरा जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं वो मैं पूछ रहा हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन, अगर मैं ये कर दूं सेम रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा अगर मैं इसी रिएक्शन को कुछ ऐसे कर देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। फोर्थ जो क्वेश्चन मैंने पूछा, टोटल प्रेशर आफ्टर 10 सेकेंड। टोटल प्रेशर आफ्टर 10 सेकेंड, ये क्वेश्चन है जी। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप घर से ट्राई कीजिएगा, कल आते ही इसको डिस्कस करेंगे। तो ये थी जी हमारी जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स। इतना पढ़ लोगे इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जा सकता, मेरी गारंटी है। मैंने इतना डिटेल ऑलरेडी पढ़ा दिया है। और लास्ट वाला लेक्चर मैंने कहा था पहले कि कंसेप्चुअली उसका देखो यूज कितना बेहतरीन यूज हो रहा है। ये चीजें समझ में आ ही नहीं सकती अगर आपको वो लेक्चर समझ में नहीं आएगा, तो उसको आप हल्के में मत लेना, उसको आप बहुत ज्यादा सीरियस लेना। पिछले लेक्चर को समझ में नहीं आया तो मुझे बताना, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये थी जी आज की हमारी क्लास। मिलेंगे कल क्लास में, पहले ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स। अभी के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।